हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम क्या जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र कैसे अपना कंट्रोल करके और दूसरे अंगों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिकीय तंत्र के बारे में, मानव का तंत्रिकीय तंत्र, तंत्रिक कोशिका, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया, एक प्रतिवर्ती चाप, संवेदिक अभिकरण एवं प्रसंसाधन, इन सभी के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। क्या कहा गया है कि मानव शरीर में बहुत सारे अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं जो अकेले कार्य नहीं कर सकते या स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। जैव स्थिरता बनाने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। मतलब हमें अपनी जैव स्थिरता या समअवस्था बनाने के लिए जो अंग है अपने, वो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करे, वह बहुत ही जरूरी है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों कार्यों में मदद मिलती है। मतलब मिलजुल कर कार्य करते हैं, किसी काम को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों का संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। क्या कहा गया है कि जब हम व्यायाम करते हैं या कोई ज़्यादा कठिन कार्य करते हैं तो हमारी पेशियों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाएगी। ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ेगी तो उसके लिए कौन कौन से कार्य कर, लंग्स, हार्ट, मतलब अपने फुफ्फुस, हृदय, ये अपने आप जल्दी जल्दी कार्य करने लग जाएंगे। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना संभावित हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं, फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियों, वृक्क व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ेगी तो ये जल्दी जल्दी कार्य करेंगे। जैसे ही हम आराम करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल स्टेज पर आ जाते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं। क्या कहा गया है कि जो तंत्रिका तंत्र है और अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी कौन से होते हैं? जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो क्या करेंगे? दूसरे अंगों के साथ मिलकर मिलजुल कर कार्य करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल का तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। क्या है कि जो तंत्रिकीय तंत्र है वो एक अपना जाल बनाता है और एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक से जुड़ा रहता है। जैसे अपना मोबाइल का नेटवर्क होता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र का जाल होता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनता है। जो हमारे अंतःस्रावी तंत्र होता है वो क्या करते हैं? हार्मोन को रिलीज करते हैं और रासायनिक समन्वय बनाते हैं। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र एवं तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि, जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचरण, आवेगों का सिनेप्सिस से संचरण, प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्य का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में आगे हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिकीय आवेग का संचरण, आवेगों का सिनेप्सिस से संचरण, प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्य का अध्ययन करेंगे। आगे अपना टॉपिक है तंत्रिकीय तंत्र। देखते हैं। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। क्या कहा गया है कि अपना जो तंत्रिका तंत्र है वो एक स्पेशल सेल, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिक कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका या तंत्रिक कोशिका। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा उनका संचरण करती है। क्या करती है कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों की पहले पहचान करती है, फिर उन्हें ग्रहण या प्राप्त करती है और फिर इनको आगे भेजती है, उनका संचरण करती है। आगे
निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। क्या कहा गया है? जो निम्न लोअर वर्ग के अकशेरुकी प्राणी होते हैं, जो निचले वर्ग के प्राणी होते हैं, उनमें क्या होता है? तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल होता है। उदाहरण हाइड्रा, जो किसमें आता है? प्रोटोजोआ में। हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है, और जो अपने कीट होते हैं इनमें तंत्रिका तंत्र क्या होएगा? अधिक विकसित होएगा। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। इनका मस्तिष्क कैसा बनेगा? अनेक गुच्छिकाओं और तंत्रिकीय ऊतकों से बना होएगा। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, और जो जैसे जैसे प्राणियों का लेवल बढ़ता जाएगा उनका तंत्रिका तंत्र ज़्यादा जटिल होता जाएगा। आगे है मानव का तंत्रिकीय तंत्र। पढ़ते हैं मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से? मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है? दो भागों में। कौन कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है। साथ बोलिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका में मस्तिष्क, मेरुरज्जु सम्मिलित है। कौन कौन है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जहाँ सूचनाओं का एवं संसाधन एवं नियंत्रण होता है। क्या होगा? सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है यहाँ। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। कौन कौन सी? संवेदी या अभिवाही एवं चालक प्रेरक या अपवाही। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। उसमें कौन कौन सी दो प्रकार की तंत्रिकाएं होंगी? संवेदी या अभिवाही। अभिवाही मतलब आना। कैसे याद रखोगे? अभिवाही का मतलब क्या होगा? आना। संवेदी या अभिवाही। भी से भीतर, भीतर क्या होता है? अंदर, तो अंदर की तरफ आएगी। और दूसरी कौन सी है? चालक प्रेरक या अपवाही। तो इसको आप याद रख लोगे, जाना। क्या? जाना। ऐसे याद रखना। अभिवाही भी से भीतर, भीतर अंदर की ओर होता है, तो मतलब इसमें संदेश अंदर की ओर आएगा। और चालक प्रेरक या अपवाही मतलब संदेश अंदर से बाहर की ओर जाएगा। आगे देखते हैं। संवेदी अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा चालक अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतकों अंगों तक पहुंचाती है। क्या कहा गया है? जो संवेदी अभिवाही होती है वह तो ऊतक या अंगों से तो संदेश लाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है, और जो अपवाही या चालक प्रेरक होती है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से वो संदेश को कहाँ तक ले जाएगी? ऊतक या अंगों तक ले जाएगी। आगे है परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से? कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में विभाजित है। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। कौन कौन से? कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। कैसे याद रखेंगे? जो कायिक होएगा, कायिक से कैसे याद रखेंगे? कैसे कायिक, कैसे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। कायिक तंत्रिका तंत्र है वो उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर को अनैच्छिक अंगों, अनैच्छिक कौन से होते हैं? जैसे हमारा हृदय हो गया, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ना करे, वह चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वह पुनः दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। अतरंग तंत्रिका तंत्र है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं एवं जालिकाएं सम्मिलित है जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अतरंगों तक तथा अतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचरित होते हैं। नेक्स्ट अपना है इसमें तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन।
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन या तंत्रिक कोशिका। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिक कोशिका या न्यूरॉन। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। क्या है? एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों में से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? कोशिकाएं, दुर्मांश, तंत्रिकाक्ष। न्यूरॉन कौन कौन सी 3 भागों से मिलकर बनती है? रिपीट कीजिएगा मेरे साथ साथ। कोशिकाएं, दुर्मांश, तंत्रिकाक्ष। इसका चित्र देखते हैं हम कि 0.1 पहले चित्र देख लेते हैं, आपको फिर ये समझ आ जाएगा पढ़ने में। ये रहा, ये है तंत्रिका कोशिका की संरचना। इसके 3 भाग है, एक तो दुर्मांश, एक कोशिकाएं और तीसरा क्या होएगा? तंत्रिकाक्ष। मतलब एक तो भाग ये आगे की जो इसकी शाखाएं निकली हुई है वो, एक बीच का भाग और पीछे की पूंछ, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब हम देखते हैं इसके बीच में जो होता है, सबसे बीच में क्या होएगा? केंद्रक, जो सब कोशिकाओं में होता है। फिर इसके केंद्र को चारों ओर कौन घेरे रखती है? कोशिकाएं। केंद्र को चारों ओर कौन घेरेगा? कोशिकाएं। और कोशिकाएं में क्या पाए जाते हैं? नीसेल्स ग्रेन्युल्स। क्या पाए जाते हैं? नीसेल्स ग्रेन्युल्स। और नीसेल्स ग्रेन्युल के फिर क्या बनती है? आगे शाखाओं में विभाजित होती हैं ये कोशिकाएं। इसे हम क्या कहेंगे? दुर्मांश या डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? दुर्मांश या डेंड्राइट्स। फिर इसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष। क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष। उसके ऊपर क्या होता है? माइलिन आवरण। और माइलिन आवरण के अंदर क्या होता है? श्वान कोशिका। क्या होती है? श्वान कोशिका। और इनके बीच में जो श्वान कोशिकाओं के बीच में गैप होता है उन्हें हम कहेंगे रेनवियर के नोड। ये भागों में बंटी होती है, इन्हें हम कहेंगे रेनवियर के नोड। फिर तंत्रिकाक्ष का आपस में सिरा शाखाओं में बंट जाता है जिन्हें सिनेप्टिक पुटिकाएं बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक पुटिकाएं। मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम चित्र समझ आ गया होगा। चित्र समझ आ गया तो आपको न्यूरॉन की सारी परिभाषा समझ आ गई। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सब एक कोशिकाएं होता है बड़ा गोलकार, उसके अंदर केंद्रक होता है, या फिर केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? कोशिकाएं। कोशिकाएं आगे क्या होता है? शाखाओं में विभाजित होता है जिन्हें हम दुर्मांश बोलते हैं। और इनके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम नीसेल्स ग्रेन्युल कहते हैं। फिर एक लंबी सी पूंछ होती है, इसे हम तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और तंत्रिकाक्ष पर भागों में माइलिन शीथ आवरण बना होता है और इसमें क्या पाई जाती है? श्वान कोशिकाएं। और फिर इसके नीचे ये शाखाओं में विभाजित होता है जिन्हें हम तंत्रिकाक्ष शिरा कहेंगे। और लास्ट में इनकी शिराओं के अंत में क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुटिकाएं। क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुटिकाएं। सिनेप्टिक पुटिकाएं। अब देखते हैं हम आगे। कोशिका काय में कोशिका द्रव, पारिरूप कोशिकांग व विशेष दानादार अंगक निश्चल ग्रेन्युल पाए जाते हैं। ये हमने देखा कोशिका काय होता है जिसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर निश्चल ग्रेन्युल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निश्चल ग्रेन्युल। क्वेश्चन क्या बनता है? निश्चल ग्रेन्युल कहाँ पाए जाते हैं? हमारी तंत्रिका कोशिका की कोशिका न्यूरॉन में पाए जाते हैं। निश्चल ग्रेन्युल कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स में। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं जिनमें निश्चल ग्रेन्युल भी पाए जाते हैं। मतलब जो छोटे तंतु होते हैं कि कोशिका काय किसमें भागों में विभाजित होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स या दुर्मांश। ये क्या कहलाते हैं? दुर्मांश या डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। क्या करते हैं? उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। जो ये शाखाओं में विभाजित डेंड्राइट्स होते हैं ये बाहर से उद्दीपन लेते हैं और वो कोशिकाएं की तरफ भेजेंगे। एक तंत्रिक कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है, मतलब नीचे की ओर एक पूंछ निकलती है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्यक्ष शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनेप्टिक नोब जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है। मतलब एक पूंछ निकलती है और पूंछ के सबसे नीचे भाग क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है अलग अलग शाखाओं में। और अलग अलग शाखाओं पे क्या होती है? सिनेप्टिक पुटिकाएं, जो हमने चित्र में देखी। क्या होते हैं? सिनेप्टिक पुटिकाएं। इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिनेप्टिक्स में क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्सिस
पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष व द्रुमाक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स की 3 समूहों में बांटते हैं। कितने समूहों में? 3 समूहों में। कौन कौन से? जैसे बहुध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक द्रुमाक्ष युक्त जो पर मस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं। क्या होगा? बहुध्रुवीय में क्या होगा? एक तंत्रिकाक्ष द्रुमाक्ष युक्त पर मस्तिष्क में वलकुट में पाए जाते हैं। फिर से देखो, जो बहुध्रुवीय होगा उसमें एक तंत्रिकाक्ष होगा व 2 या 2 से अधिक द्रुमाक्ष होंगे और यह किस में पाया जाता है? पर मस्तिष्क के वलकुट में है। बहुध्रुवीय किस में पाया जाएगा? पर मस्तिष्क के वलकुट में। तथा द्विध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष एवं एक द्रुमाक्ष जो एक दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। द्विध्रुवीय किस में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल पर। तंत्रिकाक्ष पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? आच्छादी व आच्छादहीन। तंत्रिकाक्ष कितने प्रकार के होंगे? जो नीचे पूछ होती है वो 2 प्रकार की होगी, आच्छादी व आच्छादहीन। आच्छादी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से ढके होते हैं, मतलब माइलिन शीत का आवरण होता है, उसमें श्वान कोशिकाएं पाई जाती है जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। क्या बनाती है? माइलिन आवरण। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, उन मतलब बीच बीच में गैप पाया जाता है, अंतराल पाया जाता है, उन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेनवियर के नोड। आगे, आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंतु कहाँ पाए जाते हैं? मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में। कहाँ पाए जाएंगे? आच्छादी मेरु तथा कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते। आच्छादहीन होते हैं वो श्वान कोशिकाएं तो उनमें होती है, लेकिन माइलिन आवरण नहीं होता इनमें। सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। आच्छादहीन मतलब जिनमें माइलिन का आवरण नहीं होता वो किस में पाए जाते हैं? स्वायत्त व कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। किसमें? स्वायत्त व कायिक तंत्रिका तंत्र में। आगे है तंत्रिका आवयों की उत्पत्ति व संचरण। क्या है? तंत्रिका आवयों की उत्पत्ति व संचरण। तंत्रिक कोशिकाओं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। क्या है? उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। कैसी रहती है? ध्रुवीय अवस्था में। क्या आप जानते हैं झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। क्या? अपनी तंत्रिका झिल्ली पर बहुत सारे आयन पथ मतलब चैनल पाए जाएंगे। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य होते हैं। कैसे होते हैं? चयनात्मक पारगम्य, मतलब जिसको ये जाने के लिए अलाउड करेंगे वो सिर्फ वो आयन इनके अंदर जा सकते हैं, बाकी सारे आयन नहीं जा सकते। उन्हें हम क्या बोलेंगे? चयनात्मक पारगम्य। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते। क्या? जब कोई न्यूरॉन है वो आवेगों का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली में सोडियम आयंस की तुलना पोटासियम आयन तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक होती है। क्या कहा है इसमें? कोई न्यूरॉन आवेग का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में होते हैं उस टाइम न्यूरॉन है वो कोई भी आवेग का संचरण नहीं करता। तब अपनी तंत्रिका झिल्ली में सोडियम आयंस की किसकी? सोडियम आयंस की तुलना में पोटासियम आयंस तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। मतलब तब अपनी जब हम रेस्ट की अवस्था में होते हैं, जब पोटासियम आयन और क्लोराइड आयंस तंत्रिकाक्ष में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम आयंस के। इसमें यही कहा गया है कि जब न्यूरॉन्स आवेगों का संचरण नहीं करते हैं तो विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली में सोडियम आयंस की तुलना में पोटासियम आयंस तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। मतलब सोडियम आयन के कंपेयर में वह पोटासियम और क्लोराइड को अपने अंदर ज़्यादा आने देती है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका द्रव में पोटासियम तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन का उच्च सांद्रता तथा सोडियम की निम्न सांद्रता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। आगे देखते हैं। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटासियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम पोटासियम के पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्कर
3 सोडियम आयन बाहर की ओर तथा 2 पोटाशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। मतलब 3 सोडियम आयन बाहर की ओर तथा 2 पोटाशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली के इस विभवांतर को क्या कहेंगे? विराम कला विभव कहते हैं। आगे देखते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, यह हम चित्र 21.2 का उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम के लिए मुक्त पारगम्य हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? तंत्रिका आवेग। नेक्स्ट है, ये इसका डायग्राम दिखाया गया है कि ये कैसे ध्रुवित होती है। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणात्मक होएगी, और बाहर की तरफ ये धनात्मक होएगी। इसमें ये अंदर की तरफ ऋणात्मक चार्ज दिखा रखा है और बाहर की तरफ धनात्मक चार्ज दिखा रखा है इसमें। आगे हम देखते हैं। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे जैसे स्थान बी झिल्ली के बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली के आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है, अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समानांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम के लिए बड़ी पारगम्यता अक्षुण्ण होती है। इसके तुरंत पश्चात पोटाशियम के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर पोटाशियम झिल्ली के बाहरी ओर प्रसारित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। आवेग का संचरण। नेक्स्ट है अपना आवेगों का संचरण। देखते हैं। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिनेप्सिस के द्वारा। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होगा? सिनेप्सिस के द्वारा होगा। एक सिनेप्सिस का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है। क्या कहा गया है? एक सिनेप्सिस का निर्माण होगा, वो किसके द्वारा होगा? पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन झिल्ली के द्वारा होता है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक दरार। द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं भी। सिनेप्सिस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। विद्युत सिनेप्सिस और रासायनिक सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, विद्युत सिनेप्सिस और रासायनिक सिनेप्सिस। नेक्स्ट है, विद्युत सिनेप्सिस पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। जो विद्युत सिनेप्सिस होता है उसमें पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां होंगी, वो एक दूसरे के समीप होगी। एक न्यूरॉन से आगे है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। क्या कहा गया है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वो सिनेप्सिस के द्वारा होगा। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष के आवेगों के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस के आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस के संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्सिस बहुत कम होते हैं। क्या कहा गया है? एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। विद्युतीय सिनेप्सिस है उसमें आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस का आवेग का संचरण रासायनिक संचरण से तुलना में अधिक तीव्र होता है। मतलब रासायनिक सिनेप्सिस की तुलना में विद्युतीय सिनेप्सिस का आवेग का संचरण क्या होगा? अधिक होगा, मतलब बहुत जल्दी होगा। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्सिस बहुत कम होते हैं। जो हमारी तंत्रिका कोशिका है उसमें विद्युतीय सिनेप्सिस बहुत कम होते हैं, रासायनिक सिनेप्सिस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है,
रासायनिक सिनेप्सिस पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़के तंत्रिका को संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं। उनमें आयनों का आगमन पश्च सिनेप्टिक झिल्लियों पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक व अवरोध हो सकता है। ये डायग्राम है, इसको देखते हैं हम। तंत्रिकाक्ष शिरा सिनेप्सिस द्वारा प्रदर्शित करते हुए, ये क्या है? तंत्रिकाक्ष। ये इसका लास्ट का हिस्सा है जो तंत्रिकाक्ष शिरा है। फिर इसमें क्या है? ये बनाया हुआ है सिनेप्टिक आशय। इसके अंदर क्या है? सिनेप्टिक आशय। पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, ये क्या है? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली। फिर ये सिनेप्टिक दरार, बीच में क्या है? सिनेप्टिक दरार बना दी गई है। फिर पश्च सिनेप्टिक झिल्ली, और ये क्या है? ग्राही मतलब रिसेप्टर है, और ये तंत्रिका संचारी है, मतलब ये वो कण है जो संचार करेंगे। ये तंत्रिकाक्ष शिरा सिनेप्सिस को प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से हम चित्र को देख लेते हैं। फिर चित्र को देखते ही हमें सारा समझ आ जाता है क्या कुछ लिखा हुआ है। ये तंत्रिकाक्ष है, फिर ये इसका नीचे का जो गोल भाग होती है वो पूंछ है, इसका नीचे का जो भाग शाखाओं में विभाजित है वो सिनेप्टिस बनाते हैं। ये तंत्रिकाक्ष शिरा है। फिर ये सिनेप्टिक आशय बनाएंगे, ये पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली होगी। फिर ये सिनेप्टिक दरार बनाते हैं बीच में। फिर पश्च सिनेप्टिक झिल्ली, फिर इसमें ये क्या है? ग्राही है। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक होएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क, जो हम कल के चैप्टर में करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि हम आगे 12th क्लास की बायोलॉजी भी स्टार्ट कर सकें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे पढ़ाने में, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।